लॉ हम कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज लॉ? राइट किसे कहते हैं? से स्मार्टली, है ना, मुझे नहीं आता और मैं इसे पढ़ लूंगी। आपसे क्या पूछा जाए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो? जो बताइए, आपकी जिंदगी में कौन आदर्श आदमी है? वंदना, पानी पीना है आपको? पानी पी लो पहले। क्या है मंडाला आर्ट, यही बताइए। मैत्रेयी के बारे में जानती हैं कुछ? ट्यूशंस पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं? कहा जाता है कि राइट्स, अधिकार सब स्टेट के खिलाफ मिलते हैं और स्टेट को ही ये जिम्मेदारी दी है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट भी करें। ये कैसे? अगर हम तमिल को राष्ट्रभाषा बना दें तो आपको चलेगा? एक राज्य की भाषा है, उसे हम राष्ट्रभाषा कैसे घोषित कर सकते हैं? तो फिर हिंदी को भी कैसे घोषित कर सकते हैं? तो फिर साउथ वाले सही बोलते हैं कि हमें हिंदी नहीं बोलनी। यस प्लीज। टोकन दे दीजिए, हैव सीट। तो आप अपना एक संक्षिप्त प्रभावशाली परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम वंदना है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैत्री कॉलेज डीयू से करी है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है। उसके बाद से 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है और लगातार मैं यूपीपीसी की तैयारी कर रही हूँ तब से। ये मेरा फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, वेरी गुड। आप इंटरव्यू देने आई हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अचीवमेंट है। तो आप का पॉलिटिकल साइंस में एक विशेष टॉपिक आपने लिखा है, योर लॉ योर राइट। हाँ, ठीक है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ट्रेडिशन, लॉ हम कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज लॉ? आप लॉ हिंदी में शायद विधि कहते हैं, है ना, और पर्शियन भाषा में कानून कहते हैं। इसको कैसे परिभाषित करें लॉ को? सर, इसमें मतलब ऐसी कोई डेफिनेशंस नहीं थी जहाँ तक मेरा। एक को कहते हैं लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक को कहते हैं लॉ बाय कन्वेंशन, दूसरे को कहते हैं पर्सनल लॉ। बहुत सारे लॉज हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे? सब तो लॉ है। सर, इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है। नहीं, लॉ किसे कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव्स भी है, राइट भी है, समझिए, पावर है, ड्यूटी है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड फाइनली कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ लॉ है, कानून की किताब है। तो उसमें तो इंस्ट्रक्शन भी है, पावर भी है, ड्यूटी भी है, ऑर्डर भी है। तो माना जाता है, जो पॉपुलर डेफिनेशन है, एनी प्रोविजंस, कोई भी प्रावधान, समझिए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, आदेश, निर्देश जो आपको व्यवहार में अभी लागू है और जिसका अनुपालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन अपराध है, इन सभी को क्या बोला जाता है? कानून कहा जाता है। इसी को लॉ कहा जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, राइट किसे कहते हैं? योर राइट। राइट किसे कहते हैं? राइट का मतलब यहाँ अधिकार से, किसको कहते हैं राइट? सर, इसी लॉ के द्वारा जो हमें राइट्स मिले हुए हैं वही। तो राइट होता क्या है? हमारा अधिकार। अधिकार तो वर्ड हो गया राइट का। अधिकार किसे कहते हैं? सर, ऐसे कुछ अधिकार, ऐसी कोई हमारा अच्छा चलिए, अधिकार शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, आपको अर्थ पता चलेगा। अधि उपसर्ग है और कार्य है, तो अधिकार किसे कहेंगे? सर, ऐसे कार्य जिन्हें करते वक्त हम किसी विधि का उल्लंघन ना करें। ऐसे कार्य जो अधि आपके क्या हो, अधीन हो। तो ऐसे अधिकार आपको, एक होता है नेचुरल राइट, आप इंसान के रूप में पैदा लिए, उसके कई आपको नेचुरल राइट हो गया, खाने का, पीने का, सोने का, है ना, बच्चा पैदा करने का, ये सब क्या है? ये आपको नेचुरल राइट है। और कई राइट एक्वायर्ड है, जैसे आपको शिक्षा का अधिकार, यह आपको दिया जाता है। तो बताइए, हमारे फंडामेंटल राइट में जो भाग 3 है,
उसमें आपको सभी मानवाधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया अभी तक, समझिए। जबकि आपको है ना बहुत सारे मानवाधिकार मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो चुके। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मानवाधिकार किसको कहते हैं, क्योंकि आपका विशेष टॉपिक अधिकार है। किसको आप मानवाधिकार परिभाषित करो? जो मानव का अधिकार होना चाहिए। एज अ पर्सन जो मेरे राइट्स हैं, जैसे तो व्यक्ति का अधिकार हो गया, ये तो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स इंग्लिश में कहते हैं, ह्यूमन, समझिए, नॉट इंडिविजुअल, मानवाधिकार। सर मानव अधिकार जैसे किसी भी इंसान का ऐसा अधिकार कि जीने का अधिकार है, हाँ। वो मानव अधिकार में आएगा। मतलब ऐसा अधिकार जो एक व्यक्ति को आपको मानव बनाने का काम करता हो, अर्थात ऐसे अधिकार जिसके बिना कोई व्यक्ति मननशील प्राणी बन ही नहीं सकता। रैशनल इंडिविजुअल बनाने के लिए जो व्यक्ति पैदा हो तो जानवर है, तो जानवर से इंसान बनाने के लिए जो अधिकार एसेंशियल है, जिसके बिना आप इंडिविजुअल को रैशनल एनिमल बना ही नहीं सकते, वो मानवाधिकार होगा। तो मानव क्या हो गया? रैशनल इंडिविजुअल को ह्यूमन कहते हैं, मानवाधिकार। बताइए कौन कौन सा मानवाधिकार है जिसे भाग 3 संविधान में मौलिक अधिकार का अभी तक दर्जा नहीं मिला है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है या संविधान के अन्यत्र उसका उल्लेख है? बताइए कौन सा ऐसा मानवाधिकार है जिसे अभी तक फंडामेंटल राइट का अधिकार नहीं मिला, मतलब भाग 3 में नहीं। सर सॉरी, मैं थोड़ी ब्लैंक हो गई, आज मेरा फर्स्ट ही मौका है ये। आप तो अच्छा कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उत्तर का सही जवाब नहीं देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये नहीं आता, और इसमें भी आपको बहुत अच्छा अंक आएगा। से स्मार्टली, है ना, मुझे नहीं आता और मैं इसे पढ़ लूंगी। इंटरव्यू थोड़ी नॉलेज का टेस्ट होता है, क्योंकि आप इसको पढ़े हो तो इसी पर हम बातचीत कर सकते हैं। अब हम रॉकेट टेक्नोलॉजी पर तो आपसे बात नहीं कर सकते, किस पर जो उस पर आप ग्रेजुएशन किए हो। तो आप देखिए काम के अधिकार को क्या भाग 3 में संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? नहीं किया गया। जबकि काम का अधिकार क्या आपको डीपीएस में है दिया हुआ, और जो हमारा पहले से मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको शिफ्ट कर दिए, 300A में पहुंच गया। बोलो क्या हमारा लीगल राइट है, ह्यूमन राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो बताओ आपसे क्या पूछा जाए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बोलो, जो भी कोई भी टॉपिक, किसी चीज़ पर जो आपको लगता है फेवरेट है और उस पर आप बोल सकती हो, कोई भी टॉपिक आप बताओ। सर मेरी हॉबीज और मेरे होम टाउन के बारे में। होम टाउन, आपका होम टाउन क्या? गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद जो है कई बार भारत का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के रैंक में आता, कई बार दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूशन आपको कहाँ? गाजियाबाद। बताइए गाजियाबाद में वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट है ना एयर पॉल्यूशन क्यों दर्ज किया जाता है? क्या हो सकता? सर वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। दिल्ली से ज्यादा फैक्ट्री गाजियाबाद में? सर अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि पेपर फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री और भी चीज़ें, जैसे मतलब पोल्यूशन फैलाने वाले फैक्ट्री। सर इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री बेटा बहुत सारे ऐसे होते जो पोल्यूशन नहीं फैलाता। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जानते हो, फाइनेंस सेक्टर जानते हो, बैंकिंग, है ना, ये तो पोल्यूशन नहीं फैलाते। मतलब पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री जिससे पोल्यूशन फैलता है ये ज़्यादा है। कौन कौन सा है बताइए जो पोल्यूशन फैलाता है गाजियाबाद में? सर जैसे लेदर इंडस्ट्री है। हाँ सर उसके बाद पेपर इंडस्ट्री। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और प्लास्टिक। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही। और सर बस अभी मैं चलो बताइए गाजियाबाद का जो ट्रैफिक है ना, वो ट्रैफिक किस प्रकार से गाजियाबाद को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है?
ट्रैफिक इज बिग प्रॉब्लम इन गाजियाबाद। इतने फ्लाईओवर सब कुछ बनने के बाद भी आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, क्या कारण है? सर क्योंकि गाजियाबाद की जो प्रॉक्सिमिटी है वो इम्पोर्टेंट एरिया से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद आता है। बहुत अच्छा। सर फिर उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेट में भी जाना चाहें जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में, तो भी हम गाजियाबाद से निकल के जाते हैं। मतलब क्रॉस रोड है, हाँ जी। चारों तरफ से ट्रैफिक वहाँ पर जमा होता है, और गाजियाबाद प्लान्ड सिटी नहीं होने के कारण अक्सर जो हम फ्लाईओवर बनाते हैं वो कम पड़ जाता है। जो बताइए, मान लीजिए आप गाजियाबाद की एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यूपीपीसीएस में आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है, आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर बनाया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर के पावर ड्यूटी को जानते हुए गाजियाबाद में आपको पोल्यूशन को कैसे चेक करेंगे? आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर यूपीपीसीएस के थ्रू, है ना, हो सकता है आपको एक पद मिल जाए। कैसे करेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर नाम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या करेंगे? सर साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसे स्मोक टावर्स टाइप बना सकते हैं, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं कि जो वहाँ के जो पॉल्यूशन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज होगा उसका आप सर्विलियंस आप ही तो करोगे। तो मैक्सिमम जो गाजियाबाद में इंडस्ट्रीज है वो कानून का पालन नहीं करे, समझिए। वो पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं जो रिजेक्टेड हो चुका है। तो आप इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे और उन्हें एज पर जो क्लीन एनवायरनमेंट का सर्टिफिकेट है उनको लेने के लिए आप क्या करेंगे? बाध्य करेंगे। बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेंगे। पुरानी मशीन छोड़कर क्या कीजिए? नई मशीन लीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। जो बताइए, आपकी जिंदगी में कौन आदर्श आदमी, आदर्श व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी हो, जिसको आप आदर्श मानते हो? कोई भी, एनीबॉडी? सर पर्सनल लाइफ में हाँ, पर्सनल लाइफ में आपका कौन आदर्श है? मेरी मदर ही है अभी तक। आपकी माँ है, तो माँ आपकी आदर्श है। उनके कौन ऐसे गुण हैं जिसका आप अपने पर्सनालिटी में इस्तेमाल कर रहे हो और अपने आप को धन्य समझते हो? कौन सा गुण का इस्तेमाल कर रहे हो? सर सबसे पहले मैंने अपनी माँ से सहनशीलता का गुण सीखा है। सहनशीलता का। अच्छा, सहनशीलता को अगर हम परिभाषित करने के लिए कहें तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर सहनशीलता मतलब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वो अपने आप को, वो चीज़ों को मतलब अडाप्ट कर लेती हैं कि अगर जहाँ तक भी हो सकता है वो कोशिश करती हैं कि वो उस चीज़ के अनुकूल हो जाएं। मतलब गलत नहीं है वो, मतलब गलत चीज़ को अडाप्ट नहीं कर, गलत चीज़ के लिए नहीं अपने आप को ढालती हैं। और जैसे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकती थी। देखिए, सहनशीलता फैमिली के ऊपर आपको त्याग से भी जुड़ा हुआ है। अपने जैसे भूख को सह लिया लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रखा। अपने पुराना कपड़ा पहन लिया लेकिन बच्चे को नए कपड़ा पहन के, है ना, पहनाने के लिए। तो ये सहना जो है, सहना अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे लक्ष्य उद्देश्य के लिए सहना अगर शील हो जाए, गुण हो जाए तो क्या हो गया? वो सहनशीलता। ठीक है, वंदना, पानी पीना है आपको? पानी पी लो पहले। अच्छा, कुछ बेसिक सा सवाल पूछते हैं, ठीक है? कि थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। हैं, अब हो गई, रिलैक्स हो गई। गाजियाबाद की आप रहने वाली है ना, और आपकी हॉबी मंडाला आर्ट है। क्या है मंडाला आर्ट, यही बताइए। सर मंडाला आर्ट एक बेसिकली ऋग्वैदिक काल की भी आर्ट है और सर बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है ये। इसमें काफ़ी सारे सर्कल्स का प्रयोग करके, अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स का प्रयोग करके सर मंडाला आर्ट को बनाया जाता है। डिफरेंट कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि कामनेस को दर्शाती है। सर ये पेशेंस सिखाती है कि
हमारी ज्योमेट्रिकल स्किल्स को मजबूत करती है और सर हमें एक फोकस्ड पर्सन बनाने में हेल्प करती है। आपने कहा बौद्ध दर्शन, तो केवल बौद्ध दर्शन को इंगित करता है मंडाला आर्ट, सर, हिंदू दर्शन का उसमें हाँ जी सर, कोई रोल नहीं? हिंदू दर्शन का भी है सर। जैसे हिंदू दर्शन में भी जैसे यंत्र बनाए जाते हैं वो भी एक तरह से मंडाला से ही प्रेरित माने जाते हैं। अच्छा, तो ये इसमें बनाते क्या है बेसिकली? मतलब किस पे, मतलब कपड़े पे बनाते हैं, दीवार पे बनाते हैं? जैसे आपने मधुबनी पेंटिंग सुनी होगी, तो दीवारों पे भी बनती है, कपड़ों पे भी बनती है। तो मंडाला आर्ट क्या किस पे बनता है बेसिकली? सर जो मैं बनाती हूँ वो पेपर पे, पेन और पेपर का इस्तेमाल करके बनाती हूँ। हाँ। वैसे जमीन पे भी बना सकते हैं, सैंड मंडाला भी होती है सर। अच्छा, सैंड मंडाला भी होता है, ठीक है। आपने आप गाजियाबाद की है ना, तो ये बताइए गाजियाबाद नदी कौन सी वहाँ पे? सर हिंडन है। हिंडन है। कुछ इतिहास है गाजियाबाद हिंडन का, कुछ मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ भी? सर जहाँ तक अभी मैं याद कर पा रही हूँ, एक बार हिंडन नदी के किनारे पर कोई बहुत फेमस कोई युद्ध हुआ था सर, मुझे भी याद नहीं है कोई 1857 से जुड़ा हुआ कोई वाक्य है? सर। मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलमगीरपुर का नाम सुना है? जी सर। आपके यहाँ से कितनी दूर है, या आपके जिले में ही आता है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। आलमगीरपुर के बारे में पता है कुछ? हाँ जी सर, बताइए। ये हड़प्पन साइट की ईस्टर्न मोस्ट साइट है, हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन की। और इसकी खोज किसने की थी, ये बात बताइए आलमगीरपुर की। सर नहीं सुना? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जीएस में, वैसे नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। सर- यज्ञदत्त शर्मा का नाम सुना है? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ से हैं, आपने शायद ग्रेजुएशन मैत्रेयी कॉलेज से किया है ना? जी सर। मैत्रेयी के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ जी सर। कौन थी? सर वो एक लेटर वैदिक टाइम की हाँ। विमेन फिलोसोफर थी सर। हम्म, इनके जो डायलॉग्स हैं वो हमें बृहदारण्यक के उपनिषद में भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने डिबेट करी थी और उसमें जो मटेरियल वेल्थ है उसके ऊपर उन्होंने इंटेलेक्ट को प्रायोरिटी दी थी सर। किससे डिबेट किया था उन्होंने? सर याज्ञवल्क्य ऋषि से। कौन थे वो? मुझे सर- मैत्रेयी से उनका कोई संबंध है? पति, भाई, कुछ भी? चलिए कोई बात नहीं, शायद हस्बैंड थे। अच्छा अच्छा, एक जैसे कि आपने बताया कि ये मैत्रेयी वैदिक काल की थी, विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब क्या होता है? एक शब्द है विदुषी और एक शब्द है ब्रह्मवादिनी, सुना है आपने? हाँ जी सर। क्या है, दोनों एक ही हैं या अंतर है दोनों में कुछ? सर ब्रह्मवादिनी मैं गेस कर रही हूँ हाँ, कि जैसे ब्रह्मवादिनी शब्द जो है वो ब्राह्मणिक नॉलेज से शायद लिया गया है और सर विदुषी मतलब जो विद्वान की फीमेल। कुछ और विदुषी महिलाओं का नाम आप बता सकती हैं प्राचीन काल की? सर जैसे कि लोपामुद्रा, हाँ गार्गी। हाँ, ठीक है, पाला घोषा ऐसी बहुत सी हैं। खैर, आपने अपना एड्रेस दिया है आरके पुरम। हाँ जी सर। क्या है आरके पुरम का पूरा नाम? रामाकृष्णापुरम। रामाकृष्ण को जानती हैं आप? कोई नाम तो सुना है ऐसा, रामाकृष्ण फेमस नाम? रामकृष्ण परमहंस हाँ जी सर। कौन थे ये? सर स्वामी विवेकानंद जी के स्पिरिचुअल गुरु। अच्छा, गुरु थे। अच्छा, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस ने? याद नहीं है, कोई बात नहीं। विवेकानंद के बारे में कुछ पता है? आपको पूछूं? चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। पूछिए। हाँ वंदना जी, थोड़ा आप बता दीजिए अपने बारे में। ये 2019 में आपने ग्रेजुएशन किया, हाँ जी सर। पॉलिटिकल साइंस और लॉ और राइट हिस्ट्री, कुछ याद है इसका? कुछ थोड़ा बेसिक आइडिया है होगा। उसके बाद से आपने क्या किया? सर उसके बाद से मैं लगातार इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। छोटे को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? सर जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्कूल लेवल के सब्जेक्ट्स। कहाँ, कौन सी क्लास तक पढ़ाती हैं? सर 1st to 6th और 6th to 8th में। मतलब 8th क्लास तक पढ़ाती हैं? हाँ जी सर। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाती है 8th क्लास तक।
आपने सुना है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसने कुछ बदलाव करे हैं इसी 6th 8th में, क्या बदलाव करा कुछ आइडिया है? सर एक फॉर्मूला लागू करा था, मैं शायद गेस कर पा रही हूँ, मुझे अच्छे से कोई याद इशू नहीं, है। बताइए। 3+5+ कुछ ऐसे कुछ मॉडल था, हाँ जिसमें कुछ उन्होंने करिकुलम में भी चेंज किया है। सर वोकेशनल एजुकेशन को थोड़ा लाउड बोलिए। वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात करी है सर। ओके। एक इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करी गई है सर इसमें। आपको आइडिया ही होगा, आपने तो करा ही है 11th में, आपको सुनना पड़ता है साइंस आर्ट्स, ऐसा कुछ करा है इसके बारे में, साइंस आर्ट्स वगैरह के बारे में? हाँ जी, इसमें जैसे पहले एक हार्डकोर रूल होता था कि अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप मैथ्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, पर शायद अभी ऐसा हुआ है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो आप साइंस के मैथ्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, बेस्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं सब। और कोई प्रोविजन आपको पता हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? सर अभी मैं याद नहीं। कोई बात नहीं। तो राइट्स वर्ड की बात हो रही, राइट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये अधिकारों को? जैसा ने आधा तो बता ही दिया था, आप कैसे समझेंगे राइट्स मतलब? अच्छा, राइट्स जो होते हैं, जो जनरली हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये किसी के खिलाफ मिलते हैं? किसी के खिलाफ नहीं मिलते। सर स्टेट के खिलाफ हम बोल सकते हैं, अगर स्टेट कोई ऐसे एक्शंस ले रहा है जो इंसान जो एज अ सिटीजन हमें हार्म कर रहे हैं तो हम तो मतलब बेसिकली राइट्स जो होते हैं वो स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा स्टेट से हमें क्या खतरा है, उसी को हम चुन रहे हैं, आप उसी का हिस्सा बनना चाहती हैं? कुछ आइडिया है ऐसा? एक आम इंसान के तौर पे सोचिए, एक आम इंसान को क्या खतरा लगेगा उसके अधिकारों को? राज्य ऐसे क्या कर सकता है हमारे साथ? सर कोई भी ऐसी पॉलिसी लेकर आ सकते हैं जो कि एक मानव के तौर पे मेरे लिए सही ना हो। तो इसलिए आपको अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि राइट्स अधिकार स्टेट के खिलाफ मिलते हैं और स्टेट को ही ये जिम्मेदारी दी है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट भी करें, ये कैसे? समझ पा रहे हैं? मतलब आपका जो राइट्स है वो स्टेट के खिलाफ है, पर स्टेट से उम्मीद की जाती है कि वो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। जैसे मान लेते हैं आप हैं, जैसे सरकार ने BNS बना दिया, BNS तो आपने तो नहीं बनाया तो फाइनली स्टेट ने ही, पर वो BNS कहता है कि किसी महिला के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को इतनी सजा मिलेगी। मतलब आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने ही कानून बनाया और वो राइट्स स्टेट के खिलाफ है और स्टेट ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सर बेसिकली स्टेट निरंकुश ना हो उसके लिए, मतलब स्टेट निरंकुश ना हो, कुछ कंट्रोल रहे, इसलिए राइट्स है बेसिकली, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इतना ही बता दीजिए आप, हिंदी राष्ट्रीय भाषा राज्य भाषा में फर्क पता है आपको? बोलिए बोलिए आप। सर राज्य भाषा जहाँ तक मेरा अनुमान है हाँ। कि वो जितने भी हम कार्य करते हैं हमारी कार्य प्रणाली में जो हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर वो राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा सर जो कोई राष्ट्रभाषा है हमारे देश की इस वक्त? नहीं है। राज्य भाषा ही है सर। राज्य भाषा ही है। राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी? हिंदी। इंग्लिश नहीं है सर हाँ, इंग्लिश का भी वैसे प्रयोग करते हैं पर ज़्यादातर तौर पे हिंदी का ही। ज़्यादातर हिंदी करते हैं। आपको लगता है तमिलनाडु में भी हिंदी ही बोलते होंगे कभी? नहीं सर। या नॉर्थ ईस्ट में भी सब हिंदी बोलते होंगे? अच्छा, हिंदी मतलब आपको कितना क्या लगता है कितने लोग बोलते होंगे भारत में? और रफ एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, आपको एज अ व्यक्ति कैसा लगता है कितने लोग हिंदी बोलते होंगे भारत में 140 करोड़ लोगों में से? 50 से 55%। 50 से 55%। ओके, ठीक है। तो हिंदी 50 से 55% तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक काम करते हैं, इसे राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल ओपिनियन दीजिए, इसमें नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। पर फिर सर अगर राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी तो जो बाकी स्टेट्स हैं जो उनमें लैंग्वेज बोली जा रही है रीजनल लैंग्वेजेस तो ओवर पावर हो जाएंगी, ओवरशैडो कर लेगी हिंदी। फिर तो सीख लेंगे, उसमें क्या है? हम एकदम से नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कोई नहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देते हैं, आपको 10 साल का टाइम देते हैं, स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। प्राइमरी में, जैसा प्राइमरी में पता है मदर टंग में होता है, उसमें हम हिंदी कर देते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? सर फिर पर ऐसे कोई प्रोविजंस लाने चाहिए जिससे कि स्टेट्स अगर वॉलेंटरली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सही है, पर उसे कंपल्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम तमिल को राष्ट्रभाषा बना दें तो आपको चलेगा? भाषा ही तो है, बोल लेना आप भी, जो वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। नहीं सर वो आप मतलब अगर मैं तमिल को मान लेते, सरकार आपसे बोले
आपका नाम क्या था? वंदना। सरकार आपसे आके पर्सनली बोले, वंदना जी हम सोच रहे हैं कि तमिल को राष्ट्रभाषा बना दें, आपको मंजूर है? आप चाहती हैं राष्ट्रभाषा बन जाए? सर नहीं, ऐसा क्यों? जो पर्सनल ओपिनियन आप बोल सकते हैं, इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉलेज का देखिए टेस्ट नहीं हो रहा है, आप इतना घबराइए मत। आपको जैसे लगता है, फीलिंग हो रही है, आप बोलिए तो तभी तो पता लगेगा कुछ। सर वो एक राज्य की भाषा है, उसे हम राष्ट्रभाषा कैसे घोषित कर सकते हैं? तो फिर हिंदी को भी कैसे घोषित कर सकते हैं? पर वॉलेंट्री था, यहाँ भी वॉलेंट्री है, आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई, पर बोल रहा है कि तमिल को बना देते हैं। तो तमिल पसंद नहीं आती, मराठी को बना देते, थोड़ा ठीक लगेगा। क्या फर्क पड़ता है, भाषा ही तो है। जब हम उनसे बोल सकते हैं हिंदी बोल लीजिए, वो भी वॉलेंट्री था, ये भी वॉलेंट्री है। पर सर फिर तो ऐसे केओस की स्थिति हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें अपनी भाषा बोली जाती है। अगर किसी एक स्टेट की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे तो फिर साउथ वाले सही बोलते हैं कि हमें हिंदी नहीं बोलनी, और हम पे बोलो मत हिंदी बोलने के लिए, तो फिर तो सही बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है सही बोलते हैं वो लोग, कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं बोलनी, हमें पसंद नहीं है, हम तमिल बोलेंगे। कुछ तो ओपिनियन होगा, हाँ ना, या नहीं है कोई ओपिनियन? आप बोल सकते हैं, अगर किसी में आपको लगे तो बोल सकते हैं सर मेरा फिलहाल इस पर कोई ओपिनियन है नहीं मेरी नॉलेज की बेस पे, ये भी ऑप्शन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। बैठिए, अभी 2 मिनट और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और इस कारण से मेरे को लगता है कि आपका निवास परमानेंट दिल्ली हो गया, ठीक है? और आप दिल्ली में पढ़ी लिखी, तो एक बात मेरे को बताइए, गाजियाबाद जो आपका पैतृक गांव है, वहाँ जाती हैं कभी? मतलब उससे आपका कनेक्शन है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो गाजियाबाद है उसमें आपको अर्बन रूरल दोनों कल्चर का मिक्स है। इसको हम लोग कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं, ठीक है? और जो दिल्ली है, और खासकर जहाँ पर रहते हैं आर के पुरम, वो कॉस्मोपॉलिटन, मतलब दोनों के कल्चर में आसमान जमीन का अंतर है। आप गाजियाबाद अपने पैतृक गांव से आर के पुरम के लोगों को कौन सा एक चीज सीखने के लिए आप प्रेरित करेंगे? कौन सा एक चीज जो आर के पुरम के लोगों को जानवर से इंसान बनाए? कौन सा ऐसा आपके गांव में चीज है? सर एक तो यूनिटी में सीखने के लिए बोलूँगी कि जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं, तो हमें कभी कभी यूनिटी नहीं देखने को मिलती है, तो वो यहाँ के लोग सीख सकते हैं वहाँ से। अच्छा, दूसरा, आर के पुरम से आपको कोई एक ऐसा प्रोग्रेसिव चीज बताइए जो आपके गांव वाला सीखे तो उनकी प्रगति हो। क्या सीखने के लिए कहेंगे उनसे? सर छोटे बच्चों को स्कूल अगर ज़्यादा लगातार भेजा जाए, कंटिन्यूस रखा जाए, जैसे मेरे गांव में पर्सनली स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है अभी, तो अगर स्कूल कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, आप जा सकते हैं। आइए बैठिए बेटा, आप बैठ लीजिए, फीडबैक लीजिए। देखो क्या है, सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं तो मैं मान लो 100 गुण है, ठीक है? तो तुम जो है मात्र 25 गुण आज बता चुके हो, 75 गुण को खुद क्या करके खा गई। तुम्हारी भाषा बोलो तो समझेगी मेरी बात। तुम्हें जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, लेकिन नर्वस हो जाने के कारण सर मैं तो इतनी ब्लैंक, ओ बिल्कुल बिल्कुल, देखा वो देख लिया। लिया। तो मेरी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैत्री कॉलेज में पढ़े, थ्रू आउट दिल्ली में पढ़े हो, यहाँ तो बेटियां बाप को पढ़ने नहीं देती, तुम कैसे चुप रह सकती हो? अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, घर में तुम्हारे पिताजी बोलते हैं, तुम बोलती है, ईमानदारी से बताओ, सही बताना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, आप पोटेंशियल ही रियलाइज करवाते, तो जब आप इंटरव्यू देने आओ ना, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, देखो क्रक्स है कि जिससे हम इंटरेक्ट करने जा रहे हो मेरे पिताजी जैसे, दे आर नॉट एलियन। जितना आपके रिस्पेक्ट आपके पिताजी करते हैं, प्यार करते हैं, उतना ही जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ
आपके कई पिताजी की उम्र के, कोई दादाजी की उम्र के, मैं तो 62 साल का हूँ, 62 ईयर का हूँ, तो हमारे पिताजी तो बहुत छोटे होंगे। तो बेटा जब ये फीलिंग आएगी ना, तो आपको लगेगा ये लोग यहाँ बैठे पनिश करने नहीं आए, अवार्ड करने, रिवार्ड करने। तो आप क्या है, अपने आप को इन्वायरमेंट से, न्यू इकोसिस्टम से, है ना, आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लो। तो जो फियर साइकोसिस है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। फिर तुम्हें जो जानकारी है, इतने अच्छे जगह पढ़े लिखे हो, बहुत जानकारी, आप चार अच्छे आदमी को मैनिपुलेट कर सकते हो। जो रोज पिताजी को बेवकूफ बनाती है, बताओ हम लोगों को क्यों नहीं बना सकते। पॉइंट है कि स्मार्टनेस होना चाहिए। तो पहले क्या करो, इन्वायरमेंट को एकोमोडेट करो, ठीक है। जब एकोमोडेट हो जाएगा तो दूसरा चीज दिमाग में रखना है कि तुमसे बेस्ट कोई इंटरव्यू देने वाला नहीं, आई एम द बेस्ट। कम से कम जब तक इंटरव्यू दे रहे हो, ये अपने दिमाग में रहो, तो कॉम्प्लेक्सन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन, खत्म हो जाएगा। हो गया। इसको देखो, योग का, मेडिटेशन का सब गुण बता। दो चीज आपको कंट्रोल कमांड हो गया। तीसरा चीज, अपने मन में कोई बायसनेस मत रखो। ये प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे जवाब देंगे, ये तो मेरे को आता नहीं, आज तो पढ़ा नहीं, कैसे न्यूज़पेपर कहीं पूछ रहे, और मैं तो गाजियाबाद के बारे में ज्यादा। ये जो निगेटिविटी होती है, इसे छोड़ देना। कैसे, लॉजिक सुनो, क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट है नहीं, ये सबसे पहला टेस्ट है आपकी ईमानदारी का, आप कितनी ईमानदार हो। तो अगर आपको नहीं आता है और बोल रहे हो नहीं आता है, ये ऑनेस्टी है। आपको नहीं आता और क्या बोल रहे हो, आता है, डिसऑनेस्टी, ठीक है। दूसरी चीज है लीडरशिप। लीडरशिप कौन करता है, जो चीज उसको आता है उसी के लिए लीड करेगा ना। तो जिसमें ऑनेस्टी नहीं होगी, वो लीडरशिप कहां से आ सकती है। उसमें ऑनेस्ट आदमी लीडर हो सकता है, नहीं तो मिसलीड कर देगा। और जब तुम्हें ऑनेस्टी आ गई, लीडरशिप आ गई, तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो जहां स्माइल करना है स्माइल करोगे, जहां गम वाली बात है वो क्या करोगे, गम महसूस करोगे। उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, समझिए। और फिर ये सब चीज बैलेंस है। तो जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछते, इस सिचुएशन में क्या करोगे, फिर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, कब है तुम्हारा इंटरव्यू, सर 14 मार्च को। बहुत है, तुम कम से कम 2 बार दोगे, और देखो अगली बार आओगे ना, आग लगा दोगे। बस दिमाग में क्या रखना, ये चीज बिल्कुल नर्वस नहीं होना। तुम्हें क्या खोने की, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब कुछ तुम्हारे पापा अगर तुम्हारा है, समझिए। इतने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ऐसे बच्चे यूपी में कौन इंटरव्यू देते हैं, उसका इतना अच्छा बैकग्राउंड हो, इतना अच्छा आउटलुक हो, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम उस कैटेगरी में आती हो कि वो तो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हो, नहीं मिलेगा उनको। तो अपने सारे गुण बेटा एग्जिबिट करो, समझिए। ड्रेस फैंटास्टिक, सब कुछ है ना, बिल्कुल सब कुछ है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कॉन्फिडेंस क्या करो, नर्वसनेस खत्म करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर वही है कि नर्वसनेस कैसे खत्म करें, ये इसी को होते हैं ना, इस ये चीज को, इस सिचुएशन क्या है ना, आपको यूज टू नहीं हो। तो जब पर्सनालिटी होता है, कोई भी बच्चा आपके घर का है, किसी नए घर में ले जाते हैं, तुरंत अडॉप्ट नहीं करता। तो कुछ देर क्या करते हैं, बाकी बच्चों से खेलने देते, फिर देखो नॉर्मल हो जाता है। इसको कहते हैं एडेप्टिबिलिटी साइकोलॉजी में। आपको कई जगह ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और तुरंत अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। हम ये देखो, ठीक है, आप शुरू में नर्वस थे, थोड़ी देर में अगर आप क्या हो जाते, ठीक हो जाते, इसको कहते हैं एडेप्टिबिलिटी, प्लस हो जाता है। ये नेचुरल चीज है, यूनिक इन्वायरमेंट। इसके लिए यूज टू बन जाओ। यूज टू कैसे बनोगे, यहाँ पर समझो कि ये लोग जो दुश्मन नहीं है, कोई बायसनेस आप में नहीं है, और तुमसे बेस्ट कोई नहीं। कोई एक का सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा हो, देखो फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। ये सारी बातें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और हमारा सेरिब्रम, तीनों ब्रेन के पार्ट है ना, उसमें प्रिजर्व कर लो।
समझिए बिहेवियर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में बिहेवियरलिज्म। बिहेवियर चेंज करना है तो इनपुट चेंज करो। इनपुट चेंज करने के लिए परसेप्शन जो है उसको सही ढंग से परसीव करो। समझिए, जो सही परसीव करोगे तो वो जाकर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तरह का आएगा। नहीं तो भूखा आदमी फूड कंपनी को जो पढ़ता है, फूड की जगह फूड पढ़ लेता है। इसको हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म। उसको हम आपको ट्रीट करें, कोई कमी नहीं बेटा। आपके जैसे बच्चे यूपीपीसीएस के, ठीक है। तो घर में जाकर आईना लेकर खूब प्रैक्टिस करो बोलने की, और सबसे अच्छा को पापा को बिठा दो, है ना, और कहो जब तक मैं नहीं क्यों तब तक मेरे से कुछ कुछ पूछते रहो। मम्मी तो भगा देगी तुम्हें, भाई बहन हंसेंगे, एक पापा है जो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको तुम्हारी नौकरी की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना आपसे पूछो। हाँ सर, जैसे ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ बोल दिया कंट्रोवर्शियल तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको रियलाइज हो गया कि कंट्रोवर्शियल बोल दिया, से सॉरी। इसको कहते हैं बेटा, हमारे क्रिश्चियनिटी में, सभी धर्मों में वैसे, कन्फेशन इज प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। कोई गलती हो जाए, आपको रियलाइज हो जाए, से सॉरी, ठीक है। इसको कहते हैं कन्फेशन क्रिश्चियनिटी में। कन्फेशन राजा राम मोहन राय ने किससे सीखा? क्रिश्चियनिटी से सीखा। समझिए, ब्रदरहुड किससे सीखा? इस्लामिक से। समझिए, और सत्य सनातन होता है वो किससे सीखा? हिंदुइज्म से। तो ये पॉइंट है, आपको इसलिए नाम रखा ब्रह्म समाज। ब्रह्म ही है सब कुछ, यूनिवर्सल चर्च। तो आपको रियलाइज हुआ गलती कैसे, सॉरी, क्योंकि यहाँ नॉलेज का टेस्ट थोड़ी हो रहा है, ये इनर क्वालिटी। आप कोई चीज पॉलिसी बनाए, इम्प्लीमेंटेशन में उसका आपको आउटकम सही नहीं आया तो उसको कंटिन्यू थोड़ी करोगे, क्या चेंज करोगे ना? दैट इज कॉल्ड, है ना, प्रैग्मेटिज्म। सिविल सर्वेंट के पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए? प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, रिफॉर्म ऑर्डर्स। और उससे आप नर्वस हो गए तो अगला फिर गलती करो। सर जैसे मैं तो आज बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। मैं, आप क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी मतलब हाँ देख लिया, प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ मैं कि क्या हो मैं गया। 36 साल से ही काम कर रहा हूँ बेटा, सिविल सर्वेंट को ही पढ़ाता हूँ। वैसे मेरा ज्यादा इंटरेक्शन होता भी नहीं है लोगों से, देखने ही से लग गया, देखने ही से लग गया। मतलब एक ले दे के इसके पिताजी इसी से उन्हीं का माथा खाती इंटरेक्ट कर दिए। ये मोहल्ला वाली लड़की नहीं है, बता ना कि मोहल्ले में पूरा। अरे ट्यूशन तो पढ़ाती हो, बच्चों से कॉन्टेक्ट करती हो। अरे तो उतना ही है ना इसका दायरा, वहाँ पर तो मास्टर नहीं है, ऑर्डर तो भी तो पॉजिटिव वे में ले। हाँ, कन्वर्सेशन है सब गुण है आप में, बहुत अच्छा गुण है। और उसमें बड़े कंफर्टेबल थी, जो बच्चे वाला क्वेश्चन पूछे ना ट्यूशन वाला, आप बड़ा अच्छा कंफर्टेबल जवाब दे रहे थे। सबसे अच्छा वही सेक्शन था आपका, ऐसा लग रहा था उसमें आपको कंट्रोल कमांड है। सब में होना चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं इंटरेक्ट करना। इंटरेक्ट करती ज़्यादा आके पूरन में तो दूसरी तरह की बेटी बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं लिपस्टिक वाली। नेवर ट्राई टू बिकम सच टाइप ऑफ गर्ल। आप लक्ष्मीबाई बनो, ज्योतिबा फूले की पत्नी क्या थी? सावित्रीबाई फूले बनो, बहन मायावती बनो, है ना। वाई आप, है ना, कि संस्कार ऐसे बेटा, फालतू चीज बन के क्या करेंगे? बहुत अच्छा अभी तक बची हुई है, कहीं से नहीं लगती, हर के पूरे में रहती है, बची हुई है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड, पॉजिटिव थिंग। एवरीबडी विल लाइक यू। सब आगे भविष्य में आपको पसंद करेगा, माँ बाप भाई बहन सब कुछ, सब देखने की चीज है। उससे कोई आदमी रिश्ता नहीं बनाता ऐसे बेटा बेटियों से। किसी को बेटी बनाना हो, ऐसे लड़कियों को बेटी नहीं बना सकता, भाई नहीं बना सकता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सब पॉजिटिव चीज। सर एक और क्वेश्चन, हाँ, कि जैसे मैंने मंडाला आर्ट हॉबी मेरे थे, मैं बस वो पेपर पे ही बनाती हूँ, ऐसे रियल में मैंने कभी ऐसे जमीन पे या जैसे भी बना देती हूँ। आपने नहीं उसको बनाती। कर दिया, लेकिन आप अवेयर हो ना कि वो सैंड से भी बनता है और जमीन पर भी बनता है। ये आपका प्रैक्टिस किस पर है? पेपर पर है। तो हॉबी है ना, आप उसमें मास्टर थोड़ी हो। हॉबी का मतलब होता है बेटा, इन बिटवीन वर्क, लेजर पीरियड में जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस लाइफ को जीना, ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर सको, रीजनरेट कर सको,
रिवाइव कर सको, उसको हॉबी कहते हैं। हॉबी इज नॉट मास्टरी ऑफ एनीथिंग, तो प्रोफेशन हो जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन हॉबी एंड प्रोफेशन। तो हॉबी आपका, कोई नहीं समझ रहा कि उसमें आप मास्टर हो। सर जैसे मैं इसको बोल सकती हूँ वहाँ पे पक्का भी, बोलना। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे सारे काउंटर क्वेश्चन का जवाब दिया तुमने, वहां कहीं भी रुके नहीं, सब कुछ दिया। पंचशील में पहुंच गए, 5 महाव्रत में बुद्धिज्म से जोड़े, सब कुछ तो जुड़ गया। वो सब तैयार कर लो काउंटर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कब इंटरव्यू तुम्हारा? सर 14 मार्च। 14 में बहुत समय परेशान ना हो, 2 मौका और कराएंगे, ठीक है? मेरी मदर बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत खराब है, पिछले 2-3 महीने से मैंने कुछ वैसे भी नहीं पढ़ा, मतलब स्टार्टिंग करंट कुछ भी मुझे मतलब पता ही नहीं कि अभी क्या हो रहा है। एक्चुअली उनकी बायोप्सी हुई है, डॉक्टर ने थोड़ा मतलब ठीक है, समझ गया मैं। डोंट रिवील, आई कुड अंडरस्टैंड। बायोप्सी पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर अभी तो रिपोर्ट आएगी। अभी आएगी, ठीक है, उसके लिए तुम वेट करें, कोई बात नहीं बेटा। शुभ काम, कोई भी काम से रुकना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा खुश यही लोग होंगे तुम बनोगे तो, समझ गए? तो आप उनके कारण कुछ तुम्हारे में डैमेज हो जाए, वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगी, मानते हो इस बात को? तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो कम से कम, ठीक है? और वहाँ की चीज तुम जितने पढ़ो बहुत है। हाँ बोलो। ये जो आइडल वाला क्वेश्चन था, ये अभी मतलब बहुत अच्छा एग्जाम किसी महान इंसान का नाम नहीं 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 नहीं, किसने कहा? अक्सर हम यहाँ पर गलती करते हैं, जिस महान इंसान का नाम लेते हो उससे जब काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता ही नहीं वो महान इंसान कौन। आइडियल उसे कहते हैं जिसके गुण को आप एडॉप्ट किए हो और उसके बाद उस पर वर्क किए हो। ये यूपीएससी के पेपर 4 का जो एथिक्स है ना, उसका पहला क्वेश्चन है 3-4 साल पहले कि आपका कौन आइडियल है। उस आइडियल का आइडियलिज्म क्या है, दो उस आइडियलिज्म का आपने अभी तक के जीवन में कैसे और क्या प्रयोग किया है, उदाहरण देकर समझा। 3 पार्ट है क्वेश्चन का, 250 वर्ड्स का फुल क्वेश्चन है। आइडियल बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिस में है कि तो बोलो माँ वाली प्रैक्टिस की सहनशीलता बोलो। और सहनशीलता का मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, क्लियर कर दी, उसमें त्याग है ना। किसी को 4 रोटी की जरूरत है, तुम्हें भी 4 रोटी की जरूरत है, लेकिन आप नहीं खाते हो 4 रोटी, आपका चल जाएगा, वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो आपने क्या किया, 3 ही रोटी खाई। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है बेटा। मूव।